हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटनासार की बुक कर रहे हैं, जो कि करंट अफेयर्स की बुक है। 2021-22 लिखा है गाइस। इसमें जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपके 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर तक हैं, यानी ऑलमोस्ट 9 महीने के जो है आपके पास करंट अफेयर्स हैं गाइस। ये इस बुक का पार्ट 3 है, जो कि आज हम करेंगे। नया एक चैप्टर है जो कि राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। गाइस, 5 दिन में इस बुक को कंप्लीट करना है। आज है सेकेंड डे, 5 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे एक बार सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। ठीक है, दो पार्ट में ये कंप्लीट होगा। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। फिर गाइस, ये रहा आपका बाकी का सिलेबस है, वो धीरे धीरे हम कर लेंगे गाइस। ये पूरा खत्म हो जाएगा, 5 दिन में खत्म कर देंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, यहाँ हमें करना है राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। तो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है, NIRF रैंकिंग। ठीक है, NIRF रैंकिंग 2021। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या है, 9 सितंबर 2021 को NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2021 रिपोर्ट जो है जारी करी है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 वार्षिकी सूचकांक का क्या है, 6ठा संस्करण है, जो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानदंडों के आधार पर देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करता है। तो गाइस, इसमें क्या है आपका ओवरऑल अगर कैटेगरी की बात करें तो हमारे IIT मद्रास है जो शीर्ष पे रहा है, और IIT बेंगलुरु दूसरे, IIT जो बॉम्बे है वो तीसरे स्थान पे। फिर हम बात करेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, जो IIT बेंगलुरु है वो पहले, और फिर JNU जो है दूसरे, और BHU जो है तीसरे स्थान पर रहा है। फिर इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में क्या है, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो कैटेगरी है उसमें भी उसे भी शामिल किया गया है। तो इस कैटेगरी में इस वर्ष जो है IIT बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पे, IIT मद्रास सेकंड, IIT बॉम्बे जो है थर्ड नंबर पे रहा है। फिर लिखा है ये रैंक कुल 11 श्रेणियों यानी कि रिसर्च, ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड ये लिखा है आपका ARIIA। ठीक है, तो इसमें नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग और लॉ, इन सब में जारी किया गया है। तो इसमें लिखा है ओवरऑल कैटेगरी में देश के शीर्ष, अगर हम 10 संस्थान की बात करें, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अगर हम बात करें शीर्ष 10 संस्थान की, तो गाइस हम पहले तो देखते हैं ओवरऑल कैटेगरी में कौन कौन से 10 हैं। तो गाइस, इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। IIT मद्रास है, IISc बेंगलुरु है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, फिर IIT गुवाहाटी है, फिर आपका JNU दिल्ली है, BHU वाराणसी है। चलिए अब दूसरा देखते हैं आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 10 जो संस्थान है उसको। फिर यहाँ पे लिखा है IISc बेंगलुरु है, JNU दिल्ली है, BHU वाराणसी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या है वेस्ट बंगाल है, फिर अमृत विद्यापीठ कोयम्बटूर कहाँ तमिलनाडु में, फिर है जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ पे नई दिल्ली में, फिर है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटका में, फिर है क्या लिखा है गाइस, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में ही, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आर्किटेक्चर संस्थान की बात करते हैं 5, तो इसमें 5 है गाइस। एक हो गया IIT रुड़की, और फिर इसमें लिखा है NIT कालीकट हो गया आपका, फिर है IIT खड़गपुर हो गया, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली हो गया, सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद हो गया। फिर इस लॉ कॉलेज की बात कर लेते हैं 5। ठीक है, तो इसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु हो गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली हो गया, फिर है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद हो गया, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या जुडिशियल साइंस आपका कोलकाता में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस, यहाँ पे 10 इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, और IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, फिर आपका हैदराबाद, फिर लिखा है आपका NIT तिरुचिरापल्ली, फिर आपका आ गया NIT तिरुचिरापल्ली, NIT सूरतकल। फिर गाइस, यहाँ पे हम देश के शीर्ष 10 कॉलेजेस की बात करें। मिरांडा हाउस कहाँ पे है, दिल्ली में है, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वीमेन आपका कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है ये। फिर है क्या है, लॉयोला कॉलेज जो कि आपका चेन्नई में है, सेंट जेवियर कॉलेज आपका कोलकाता में, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ हावड़ा, फिर लिखा है PSCR कृष्णमल कॉलेज ऑफ वुमेंस आपका कोयम्बटूर में है, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में है, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में है, हिंदू कॉलेज आपका दिल्ली में है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपका दिल्ली में है। चलिए अब देश के शीर्ष 5 रिसर्च संस्थानों की बात करें तो इसमें लिखा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में हो गया आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका मद्रास, IIT फिर IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT आपका खड़गपुर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 5 मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पे है एम्स, फिर आपका PGIM
ER जो है चंडीगढ़ में है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आपका वेल्लोर आपका बेंगलुरु में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु में है, फिर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका लखनऊ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है देश के 5 श्रेष्ठ क्या फार्मेसी कॉलेज की बात करते हैं, तो जामिया हमदर्द आपका दिल्ली में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस आपका पिलानी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है आपका मोहाली में हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में हो गया। तो गाइस अब नेक्स्ट हमारा है आपका 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो इसमें भारतीय मतलब IIM आपका अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता, IIM कोट और फिर है IIT दिल्ली। फिर लिखा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21। तो गाइस यहाँ लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन, मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का जो है तीसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि SFSI 20 सितंबर 2021 को जारी किया। तो गाइस नेक्स्ट इसमें लिखा है वर्ष 2020 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को इनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसमें लिखा है मंत्री महोदय ने देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील को भी इस अवसर पर क्या हरी झंडी दिखाई है, जिसमें ऐसी मोबाइल टेस्टिंग वैन की जो है कुल संख्या कितनी है, 109 है। तो राज्य को रैंकिंग दी गई है। इसके क्या लिखा है खाद्य सुरक्षा मानक के लिए जो है बड़े राज्यों में गुजरात और को फर्स्ट रैंक दिया गया है, और उसके बाद है केरला एंड तमिलनाडु को, मतलब ये सेकंड और थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर इसमें लिखा है इस रैंकिंग में बड़े राज्यों में गुजरात, केरल, तमिलनाडु शीर्ष पर है, ठीक है। और वहीं छोटे राज्यों की अगर बात करें तो गोवा जो है फर्स्ट नंबर पर है, फिर मेघालय, मणिपुर है। फिर लिखा है वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आपका गैस कौन है, जम्मू कश्मीर है, फिर अंडमान निकोबार, देन दिल्ली है। फिर इसमें राज्यों में 5 मानदंड है, जैसे खाद्य सुरक्षा हो गया, मानव संसाधन एवं संस्थागत आंकड़े हो गया, अनुपालन हो गया, खाद्य परीक्षण सुविधा हो गई, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा क्या है उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर रैंकिंग दी गई। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग क्या है, उसमें सतत सुधार हुआ है। तो उड़ीसा की रैंकिंग में सुधार 4 का हुआ है, जो रैंकिंग है सुधर कर 4 हो गई है। 2018-19 में आपकी 13 थी, ठीक है। और अब कितनी हो गई, हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 10 से सुधर कर कितनी हो गई है, आपकी गई 6 हो गई है। फिर लिखा है छोटे राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ है। फिर लिखा है FSSAI, ठीक है, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन, अरुण सिंघल के अनुसार प्राधिकरण खाद्य वस्तुओं में औद्योगिक ट्रस्ट फैट यानी कि वसा को समाप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहा है। चलिए लिखा है पिछले 10 सालों से जो है FSSAI इस पर काम कर रहे हैं और इस समय क्या है ट्रांसफैट की सीमा जो है 10% तय की गई है और बाद में ट्रांसफैट की सीमा घटाकर कितनी 5% और उसके बाद क्या कर दी जाएगी 3% कर जाएगी। फिर मिलेगा सूचकांक में 9 प्रमुख राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को क्या है आपका प्रदेशों की सूची प्राप्त की है। तो बड़े राज्यों में गाइस कौन है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, छोटे राज्य गोवा, मेघालय, मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार एंड दिल्ली। फिर इसमें लिखा है 13वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो 9 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के 5 बड़े देश यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन एंड दक्षिण अफ्रीका की सहायता के सदस्यों के संगठन ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो भारत के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन का जो विषय था, विषय क्या था, ब्रिक्स एट 50 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंस यानी हो गया ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और अंतर सहमति के लिए क्या है आपका ब्रिक्स सहयोग था, ठीक है। फिर इसमें लिखा गया आगे भारत द्वारा चुनी गई थीम ब्रिक्स की 15वीं जो वर्षगांठ को दर्शाती है जिसे 2021 में मनाया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष क्या है भारत की अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई नई पहलों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, उपग्रह के क्षेत्र में सहयोग और समझौता, एक आभासी ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान विकास के हरित पर्यटन पर ब्रिक्स गठबंधन आदि शामिल है। तो लिखा है पीएम मोदी ने बुलबैक तो गाइस यहाँ लिखा है बुल्ड बैक रिसेंटली इनोवेटिवली एंड क्रिएटिवली एंड सस्टेनेबली। क्या
के आदर्श वाक्य के तहत ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावे का क्या है आहवान किया है। चलिए फिर लिखा है शिखर सम्मेलन का समापन जो है नई दिल्ली घोषणा पत्र के स्वीकार के साथ हुआ है और ये तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में अध्यक्षता की थी और यह जो है दूसरी बार जब मोदी जी ने क्या है ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो उन्होंने इससे पहले 2016 में गोवा में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर 2022 में क्या है ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। कौन कौन से? बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, फिर आतंकवाद विरोधी सहयोग, फिर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल एवं तकनीकी उपकरणों का उपयोग, फिर गई से आपका है जो सबसे लास्ट है लोगों से लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा। फिर उसके बाद क्या भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा। तो इसमें लिखा है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने 13 सितंबर 2021 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी से कश्मीरी गेट जो है मेट्रो स्टेशन वहां पर क्या किया है कि भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग जो है सुविधा शुरू की है। तो इसमें लिखा है पेटीएम पेमेंट बैंक एक वैध क्या है फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए क्या है सभी फास्टैग आधारित लेन देन के प्रसंस्करण की सुविधा जो है प्रदान करेगी और इससे पार्किंग के लिए क्या है काउंटर पर रुकने और नकद भुगतान की समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर इसमें लिखा है आपका पार्किंग सुविधा यूपीआई मोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने वाली पहल है और इसे पार्किंग स्थल में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहनों के लिए लॉन्च किया गया। फिर लिखा है आपका पीपीबीएल देश भर में पार्किंग सुविधा का डिजिटलीकरण करेगा जिससे कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन बैंक के डिजिटल भुगतान समाधान द्वारा जो है संचालित होने वाला जो है पहला स्टेशन होगा। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें जो कौन है आपके मुख्यमंत्री। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा 18 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से क्या त्यागपत्र दे दिया गया। 20 सितंबर को कैप्टन सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे कौन चरणजीत सिंह चन्नी को जो है 16 मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। फिर से पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चन्नी को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और चन्नी के साथ क्या है सुखविंदर सिंह रंधावा और क्या है ओम प्रकाश सोनी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली। फिर क्या चरण सिंह ने शपथ लेने के साथ ही गरीबों के बकाया बिजली और पानी बिल को माफ करने की घोषणा की और पंजाब में अगले साल होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले क्या है इसे एक बड़ा जो है बदलाव माना गया। फिर लिखा है चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार विधायक बने चन्नी को जो है आपका पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री माना जा रहा है। फिर लिखा है चरणजीत सिंह चन्नी को पत्नी की जो पत्नी है कमलजीत कौर एक क्या है डॉक्टर हैं, उनके 2 पुत्र हैं। चन्नी के जो है चन्नी ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से क्या किया है एमबीए की पढ़ाई की है। तो इनका राजनीतिक करियर क्या है 1996 में खरर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में शुरू हुआ था। फिर इसमें लिखा है 2007 में पहली बार क्या है चमकौर ने निर्दलीय विधायक बने चमकौर से निर्दलीय विधायक बने वर्ष 2015 और 16 तक वे पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। फिर वर्ष 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है सरकार में पहली बार मंत्री बने। फिर लिखा है भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन मतलब IRCTC ने भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज को 18 सितंबर 2021 को लॉन्च किया। तो भारत के पहले लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज के साथ जो है समझौता किया गया। फिर इसमें लिखा है ये जनता के लिए पर्यटन सेवाओं की IRCTC की देखरेख में एक अविश्वसनीय लग्जरी यात्रा पेशकश है। तो ये लिखा है 2000 के लगभग यात्रियों को ले जाने वाली यह क्रूज अपनी पहली यात्रा पर मुंबई से गोवा के लिए रवाना होगी। फिर लिखा है स्वदेशी क्रूज के रूप में लग्जरी यात्रा की पेशकश मेहमानों को गोवा, दीव, कोच्चि, लक्षद्वीप, श्रीलंका जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में ले जाएगी। फिर लिखा है आपका IRCTC ने बताया है कि 2022 में क्रूज को चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और इसके बाद क्या है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो फिर है आपके
त्रिंकोमाली और फिर यहाँ पे है जाफना जैसे गंतव्यों के लिए रवाना किया जाए। फिर क्रूज़ में क्या है, स्विमिंग पूल, बार, जिम, ओपन सिनेमा, थिएटर एंड रेस्टोरेंट की सुविधा होगी और बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग से क्या है जगह बनाई जाएगी। तो इसमें लिखा है IRCTC के अनुसार क्या होगा, तमाम कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए स्पेशल टीम का भी गठन किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों की टीम भी रहेगी। फिर गाइस आगे लिखा है इसमें आपका कैटली सिक्किम की राज्य मछली क्या हो गई, घोषित हो गई। तो सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर स्थानीय नाम कैटली के को जो है सितंबर 2021 में राज्य मछली का दर्जा दिया या घोषित कर दिया। तो इसमें लिखा है नियोलिसो चीअस, फिर है हेक्सागोनोलेपिस जो कूपर महसीर का क्या है एक वैज्ञानिक नाम है। फिर लिखा है कैटली मछली के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण उपायों पर क्या है जोर देने के लिए यह निर्णय लिया गया। तो मछली का उच्च बाजार मूल्य है, ठीक है, और राज्य में जनता द्वारा इसे क्या है अत्यधिक पसंद किया जा रहा है। फिर लिखा है मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च, ठीक है, हाथी मिर्च और मैड्रिक ऑरेंज को क्या है GI टैग दिया गया। फिर लिखा है मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद यानी कि हाथी मिर्च और मणिपुर के उखरूल जिले में सिरार खोंग गांव में पाई जाती है और अपने अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। और इसमें लिखा है तामेंगलोंग मैंड्रिन ऑरेंज को सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। तो इन उत्पादों को GI टैग मिलने से मणिपुर के किसानों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। चलिए हाथी मिर्च के बारे में देख लेते हैं। तो हाथी मिर्च एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और फिर क्या है इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन C का भी स्तर होता है और इसकी खेती क्या है झूम प्रणाली के तहत जो है पहाड़ी इलाकों में की जाती है। फिर इसमें लिखा है तामेंगलोंग ऑरेंज की बात करते हैं। तो ये जो है गाइज आपका मैंड्रिन समूह की एक प्रजाति है जो केवल तामेंगलोंग जिले में पाई जाती है और ये राज्य के वार्षिक फल के उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान देती है और इस फल का जो स्वाद है वो मीठा और खट्टा दोनों होता है। और ये संतरे जो है तामेंगलोंग की पहाड़ियों में जो है 1800 एकड़ मतलब हेक्टेयर में फैला हुआ है। फिर इसमें लिखा भारत की शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर नीति आयोग की रिपोर्ट। तो फिर लिखा नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता का सुधार शीर्षक से एक क्या है रिपोर्ट जारी की है जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने का उपाय प्रस्तुत करते हैं। तो रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, श्री राजीव कुमार और CEO श्री अमिताभ कांत और विशेष सचिव जो हैं डॉक्टर राजेश्वर राव के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। तो रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा 9 महीने की अवधि से संबंधित मंत्रालयों और जो शहरी और क्षेत्रीय योजनाओं के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को परामर्श से तैयार की गई है। रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता के मूल्य श्रृंखला में बाधाओं को दूर कर सकती है। तो आगे लिखा है कि इसमें से कुछ में जो है स्वास्थ्य की योजना के लिए प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, शहरी शासन की री इंजीनियरिंग, टाउन एंड एंट्री प्लानिंग एक्ट का संशोधन भी शामिल है। फिर लिखा है रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक शहर को 2030 तक सभी के लिए स्वास्थ्य शहर यानी कि हेल्दी सिटी फॉर ऑल बनाने की आकांक्षा अपनानी चाहिए। फिर रिपोर्ट में 5 साल की अवधि के लिए जो है 500 स्वास्थ्य शहर कार्यक्रम नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी सिफारिश की गई हैं। फिर रिपोर्ट के अनुसार शहरी विकास में वर्ष 2036 तक क्या है कुल जनसंख्या वृद्धि का 73% को तक बढ़ने की संभावना है और भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नगरीय व्यवस्था है जिसमें कुल वैश्विक शहरी आबादी के लगभग 11% लोग रहते हैं। फिर इस प्राथमिकता के तहत क्या है राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से शहरों और कस्बों का चयन किया जाएगा और शहरी नियोजन शहरों और नागरिकों पर्यावरण के एकीकृत विकास की नींव है और दुर्भाग्य से अब तक इसमें क्या है उचित ध्यान नहीं दिया गया। अब इसमें लिखा है देश के 2 समुद्र तट यानी कि एक हो गया आपका कोवलम और दूसरा हो गया एडेन को क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र यानी कि देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन भूपेंद्र यादव द्वारा 21 सितंबर 2021 को दी गई जानकारी के अनुसार तमिलनाडु के कोवलम और क्या है पुडुचेरी के एडेन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है और लिखा है इस तरह भारत में फ्लैग है, ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त समुद्री तटों की संख्या अब कितनी होगी, ये 10 होगी और इससे यह सिद्ध होता है कि तटीय और समुद्री पारितंत्रिक
पारिस्थितिकी तंत्र की जो है सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। फिर अब तक भारत में 8 समुद्री तटों को यह प्रमाण पत्र मिल चुका है। कौन कौन से हैं? शिवराजपुरी गुजरात, फिर आपका है घोघला द्वीप, फिर है कासरकोड और पदुबिद्री कर्नाटका में, फिर है कप्पड़ केरल में, फिर है ऋषिकोंडा आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, गोल्डन ओडिशा में है, फिर राधानगर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन विश्व स्तर पर क्या है? मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग का प्रमाण पर प्रदान करता है। फिर लिखा है ब्लू फ्लैग प्रमाण है आपका 33 मानदंडों के अनुपालन और नियमित जो है निगरानी के आधार पर मिलता है। फिर ब्लू फ्लैग FEE के स्वामित्व वाला एक क्या है? ट्रेडमार्क है, जो एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO। इससे क्या है? 60 देशों और 65 संगठन जुड़े हुए हैं। फिर इसमें लिखा है इस समुद्री तटों को मिलने वाला ब्लू फ्लैग इस बात का संकेत होता है कि इससे प्रमाणित बीच पर पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से उच्चतम मानदंड का पालन करने हेतु पारिस्थितिकी की गुणवत्ता और पर्यटकों की सुरक्षा की जा रही है। फिर समुद्र टैग को ब्लू फ्लैग दिलाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने बीते 3 वर्ष में क्या है? 85% गंदगी और 78% जो है प्लास्टिक कचरा हटाया। तो 750 टन जो है समुद्री कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ पे? जमशेदपुर में। फिर लिखा है टाटा स्टील ने झारखंड के जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट की शुरुआत कब? 15 सितंबर 2021 को की है। और ये क्या है आपका? ब्लास्ट फर्नेस से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। फिर इसमें लिखा है इस उपलब्धि के साथ जो है टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाला देश का पहला जो है स्टील कंपनी बन गया है। और CCU प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और MD कौन? TV नरेंद्रन ने कंपनी के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। तो ये लिखा है संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सकता है। और सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए साइट पर जो है कैप्चर किए गए जो कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः उपयोग किया गया। फिर इसमें लिखा है कि ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सुविधा अमाइन आधारित तकनीक को प्रयोग कर कैप्चर किए गए कार्बन को ऑन साइड फिर से उसके उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस तरह जो है घटी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ते हुए क्या ऊष्मीय जो आपका ऊष्मीयमान मतलब जो आपका वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है ना गाइस, ग्लोबल वार्मिंग में जो ऊष्मा है वो बढ़ जाती है के साथ क्या है गैस नेटवर्क में वापस भेज देता है। ठीक है, और इसमें लिखा है गाइस यहाँ पे भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने। तो इसमें लिखा है 17 सितंबर 2021 को बीजेपी अध्यक्ष दल की हुई बैठक में विधायक दल ने नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल को उसी दिन राज्यपाल द्वारा गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो लिखा है वे अहमदाबाद के घाट लोदिया विधानसभा सीट से पहली बार 2017 में भाजपा के क्या विधायक बने थे। तो इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से कौन? विजय रूपाणी ने 12 सितंबर 2021 को क्या है त्यागपत्र दिया। भूपेंद्र पटेल को क्या है मृदुभाषी नेता के रूप में जाना जाता है। इन्हें नगर पालिका स्तर पर नेताओं से लेकर प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पद तक का सफर तय किया है। फिर 2017 में पहली बार राज्य की घाट लोदिया सीट से चुनकर ये खड़े हुए थे, मतलब लड़े थे, चुनाव लड़े थे और 1 लाख से अधिक वोटों से ये जीते भी थे। फिर लिखा है अपने समर्थकों के बीच क्या है दादा के नाम से चर्चित पटेल को गुजरात की पूर्व CM कौन? आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है। फिर इसमें लिखा है भूपेंद्र पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। ठीक है, और उन्होंने क्या है पाटीदार समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को समर्पित संगठन कौन? सरदार धाम और वर्ल्ड उमिया फाउंडेशन सहित पाटीदार ट्रस्टों और संगठनों में कई पदों पर कार्य किया है। फिर लिखा है वे अहमदाबाद नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भूपेंद्र पटेल द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 3 दिन बाद क्या होता है कि 16 सितंबर 2021 को उनके मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उनके क्या है 24 मंत्रियों में पूर्व की रूपाणी सरकार का कोई भी सदस्य जो है मंत्री नहीं बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आगे है आपका गाइस असम में कार्बी आंगलोंग समझौता। तो इसमें लिखा है असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से चल रहे हिंसा को समाप्त करने के लिए 4 सितंबर 2021 को असम सरकार और केंद्र सरकार और राज्य के 5 उग्रवादी समूह के बीच क्या होता है? एक त्रिपक्षीय समझौता होता है। तो इस अवसर पर क्या होता है? उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि समझौते से कार्बी आंगलोंग में स्थायी शांति और
क्या है सर्वांगीण विकास होगा। तो कार्बी असम में एक क्या है प्रमुख जातीय समूह था। वे दशकों से कई गुटों में बटा हुआ था और ये समूह जो है 1980 के दशक से जातीय हिंसा, हत्याओं, अपहरण और लोगों से टैक्स वसूली के काम किया करता था। फिर समझौते पर क्या है 5 उग्रवादी गुट, यानी कि एक हो गया आपका पीडीसी के, और फिर दूसरा हो गया आपका गाइस कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट, फिर है कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, फिर है आपका कुकी लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, और यूनाइटेड पीपल लिबरेशन आर्मी ने हस्ताक्षर किए। 5 है गाइस। तो इन गुटों से जुड़े करीब 1000 उग्रवादियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा में शामिल हो गए। फिर गाइस समझौते में महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? पहला कि कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने हेतु केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का क्या है विशेष विकास पैकेज आवंटित किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है कि यह समझौता असम के क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना जो है कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु क्या है यथासंभव स्वायत्ता हस्तांतरित करेगा। तीसरा इसने कहा कि कुल मिलाकर वर्तमान में समझौते में KAC को अधिक विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक वित्तीय शक्तियां देने का प्रस्ताव है। इस समझौते में सशस्त्र समूह के कैडरों के पुनर्वास का जो है प्रावधान किया गया है। फिर असम सरकार KAC क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी। फिर यह समझौता जो है कार्बी लोगों की संस्कृति, उनकी पहचान, भाषा आदि की सुरक्षा और क्षेत्र के स्वार्गिण विकास को जो है आपका सुनिश्चित करने में सहायक होगी। फिर उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थिरता के लिए केंद्र सरकार ने विगत 2 वर्षों में यह चौथा जो है शांति समझौता किया है। इसमें क्या है पूर्व अगस्त 2019 में क्या है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से तो जनवरी 2020 में क्या बोडो अलगाववादी संगठन और ब्रू परिवार के पुनर्वास से संबंधित समझौते हो चुके हैं। फिर लिखा है उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा क्या हर्बल पार्क। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में मांडा गांव में भारत के सबसे ऊंचे क्या है हर्बल पार्क का उद्घाटन 21 अगस्त 2021 में किया गया है। तो ये हर्बल पार्क क्या है 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन सीमा के करीब मांडा, चीन की जो है सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है और बद्रीनाथ जो मंदिर है यहाँ से सटा हुआ है। ठीक है। फिर लिखा है हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाने वाले हर्बल पार्क का लगभग जो है हर्बल पार्क की लगभग 40 प्रजाति हैं। फिर लिखा है इस ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके प्रसार और जो है आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना। फिर लिखा है ये पार्क उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा द्वारा माणा वन पंचायत द्वारा दिए गए 3 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसे केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत 3 साल में विकसित किया जाएगा। फिर लिखा है इसमें कई प्रजातियां प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची के साथ साथ राज्य और जैव विविधता बोर्ड द्वारा लुप्त प्राय और खतरे में है। लिखा है गाइस नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना। तो लिखा है NTPC ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में अपने सिमहद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर क्या है 25 मेगावाट बिजली की भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना का क्या है उद्घाटन किया है कब 21 अगस्त 2021 को। फिर लिखा है फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली ये पहली सौर परियोजना है। इसकी योजना को जो है 2018 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। फिर लिखा है NTPC सिमहद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। फिर लिखा है NTPC का फ्लोटिंग सोलर इस इंस्टॉलेशन सिमहाद्री जलाशय की सतह के 75 एकड़ को कवर करता है और 7,000 घरों में रोशनी के लिए 1 लाख से अधिक सोलर PV मॉड्यूल से बिजली का उत्पादन करेगा। तो लिखा इस परियोजना से सालाना जो है 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और 1,356 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी और जो 1 वर्ष में 6,700 घरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त होगी। फिर लिखा है 2000 मेगावाट का कोयला आधारित सिमहाद्री स्टेशन परियोजना बंगाल की खाड़ी से CW सिस्टम के लिए जो है समुद्री जल प्राप्त करने वाली जो है पहली बिजली परियोजना है जो 20 वर्ष से भी अधिक समय में से कार्यरत है। फिर लिखा है हिंद तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु और क्या है आपका जो क्रेन है वो राज्य का क्या बन गया है
वो पक्षी बन गया है, ठीक है, राज्य पक्षी। लिखा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, लद्दाख में हिम तेंदुआ जो है पैंथर यूनिका को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाला जो क्रेन है गाइस उसको क्या बना दिया गया, मतलब इसको हम बोलते हैं ग्रेस निक्री कोलिस, ठीक है, इसे बना दिया गया है राज्य पक्षी, ठीक है। इस संबंध में अधिसूचना जो है 21 अगस्त 2021 को लद्दाख के उपराज्यपाल कौन, कृष्ण कुमार माथुर द्वारा दी गई है। फिर इसमें लिखा है 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग प्रशासनिक भागों में विभाजन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फिर कहते हैं यहाँ लिखा है भारत के लद्दाख में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। तो रक्षा मंत्रालय की जो है 26 अगस्त 2021 को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची जो है सड़क का निर्माण हाल ही में किया गया है। पूर्वी लद्दाख में क्या है लिंगला पास में स्थित इस सड़क की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 19,300 फीट ऊंची है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है और इस ऊंची पहाड़ी दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण किया है जो चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण सड़क को जोड़ती है। फिर लिखा है लिंगला दर्रे के माध्यम से 52 किलोमीटर लंबी जो है आपकी टर्मैक मार्ग को बोलिविया में निर्मित अब तक की सबसे ऊंची सड़क जो 18,953 फीट पर उटुरुंग ज्वालामुखी से जुड़ा था के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। फिर गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आता है लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या मूवी थिएटर। फिर इसमें लिखा है अगस्त 2021 में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर जो स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ, लद्दाख में किया गया। लद्दाख के लेह जिले के पलदान क्षेत्र में 11,562 फीट की ऊंचाई पर यह पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर स्थित है और किसमें लिखा है कि माइनस 28 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करता है। तो ये लिखा है कि इस पहल का उद्देश्य क्या है, भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा देखने का क्या अनुभव लाना। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैकिंग कंट्रोल मतलब ATC टावर का निर्माण किया। फिर लिखा है देश का पहला अनाज ATM। तो इसमें लिखा है जलवायु 2021 में देश का पहला अनाज ATM यानी कि ग्रेन ATM पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुरुग्राम जिले में जो है फर्रुखनगर में स्थापित किया गया। तो अनाज ATM एक स्वचालित मशीन है जो बैंक ATM की तरह काम करता है। संयुक्त रूप से जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को क्या है आपका लिखा है ऑटोमेटेड मल्टी कॉमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन यानी हिंदी में लिखा है स्वचालित बहुपान्य पदार्थ अनाज वितरण मशीन कहा जाता है। तो इसमें लिखा है इस अनाज ATM में अनाज की तौल में त्रुटि असंभव है और यह मशीन से एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर जो है 70 किलो तक अनाज निकाल सकता है। और ये स्वचालित मशीन जो है ट्रक स्क्रीन के साथ जो है बायोमेट्रिक सिस्टम में से युक्त है। यहाँ लाभार्थी को आधार कार्ड और राशन कार्ड नंबर जो है दर्ज करना होता है। फिर लिखा है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर क्या है सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खाद्य मशीन के नीचे लगे बैग में अनाज स्वतः भर जाएगा। तो गैस लिखा है इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज यानी कि गेहूं, चावल और बाजरा ये निकलेंगे, ठीक है, मतलब इसको वितरित किया जाएगा। फिर है गुरुग्राम जिले के फर्रुखनगर में इस पायलट प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद क्या इस खाद्य आपूर्ति मशीन को राज्य भर के सरकारी डिपो में स्थापित करने की योजना है। फिर लिखा है कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा जो है सौर पार्क। तो इसमें लिखा है गाइस NTPC की 100% सहायक कंपनी है NTPC REL को आपका 12 जुलाई 2021 को गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है। स्थापना के बाद ये भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा और जिसका निर्माण देश के सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी करेगी। फिर NTPC REL की इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की योग्यता जो है योजना है। फिर हाल ही में NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 25 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर PV परियोजना भी चालू किया है। फिर लिखा है इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की तैरती हुई सोलर परियोजना कार्यान्वयन का जो है अग्रिम चरण में है, मतलब आगे आएगी। फिर लिखा है NTPC के नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार में तेजी लाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को सहायक कंपनी NTPC REL को जो है सम्मिलित किया गया है। फिर आगे है गाइस 14 अगस्त तो लिखा है 14 अगस्त विभाजन विभीषिका
स्मृति दिवस के रूप में घोषित। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त 2021 को घोषित किया कि 14 अगस्त को लोग के संघर्षों और बलिदान की स्मृति में अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये देखिए कुछ नया स्टार्ट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर क्या है अधिसूचित किया है। तो इसमें लिखा है बात 14 अगस्त यानी कि आपके 15 अगस्त से एक दिन पहले, ठीक है। तो स्वतंत्रता से भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है सीड जीन बैंक। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को क्या है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक पूसा नई दिल्ली में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय सीड जीन बैंक की स्थापना करी है। जीन बैंक में जो है बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर पर वर्षों तक रखने की क्षमता है और इसमें 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है। तो जापान के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है सीड जीन बैंक है। तो यह इसमें लिखा है बैंक में संरक्षित प्लाज्मा से यहाँ वनस्पति की संबंधित प्रजाति फिर से विकसित की जा सकती है और वहीं इसकी मदद से नई प्रजातियों का भी विकास संभव है। तो गाइस आगे लिखा है PGR के बीजों को भावी पीढ़ी के लिए जो है संरक्षित करने हेतु वर्ष 1996 में क्या स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीज के रूप में लगभग 10 लाख जो है जर्म प्लाज्मा को संरक्षित करने की क्षमता है। तो जर्म प्लाज्मा जीवित ऊतक है जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। वर्तमान में ये बैंक 4.52 लाख जो है परिग्रहण का संरक्षण कर रहा है जिसमें 2.7 लाख भारतीय जनन द्रव्य है और जो शेष अन्य देशों में आयात किए गए हैं। ठीक में लिखा है कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो दिल्ली मुख्यालय व देश में 10 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन सीटू और एक्स सीटू जर्म प्लाज्मा संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। फिर गाइस यहाँ पे मथुरा में देश का पहला जीन हाइड्रोजन संयंत्र की बात करते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जुलाई 2021 में भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला जीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। तो इसके लिए कंपनी ने एक रणनीतिक वृद्धि योजना तैयार की है और जिसका उद्देश्य क्या है आगामी 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के स्थान बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनरी और ईंधन विपणन व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। तो यह परियोजना जो है आपका ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित और यहाँ उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाएगा। फिर इसमें लिखा है मथुरा को ताज ट्रैपेजियम जोन से इसकी निकटता के आधार पर चुना गया है। फिर लिखा है भविष्य में रिफाइनरी में कार्बन उत्सर्जन ईंधन की जगह ग्रीन हाउस का अधिक से अधिक उपयोग होगा। IOC कंपनी अपनी भविष्य की सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना में क्या है कैपिटल बिजली संयंत्र स्थापित नहीं करेगी और इसके बजाय क्या है सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोतों से पैदा होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। फिर लिखा है हैदराबाद में भारत का पहला उच्च राक कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र। तो लिखा है गाइस यहाँ पे जो आपका भेल है ना, भेल अनुसंधान और विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च राक कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र को 2 सितंबर 2021 में उद्घाटन किया जाएगा और इस परियोजना को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसमें नीति आयोग PMO भारत सरकार और कोयला मंत्रालय की पहल से जो है 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। फिर लिखा ये संयंत्र जो है प्रतिदिन 1.2 टन फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग करके उच्च राख वाली जो है भारतीय कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन जो है मेथनॉल बना सकता है। फिर लिखा है उत्पादित कच्चे मेथनॉल की जो है शुद्धता 98 से लेकर 99.5% के बीच होती है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है मेथनॉल का उपयोग मोटर ईंधन के रूप में जहाज के इंजनों को बिजली देने और पूरी दुनिया में क्या स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। मेथनॉल का उपयोग डाई मिथाइल ईथर उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है और ये एक तरल ईंधन है और जो डीजल की तरह होता है। फिर गाइस यहाँ लिखा है भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर क्या लिखा है फर्नरी, ठीक है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में क्या है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन जो है 12 सितंबर 2021 में किया गया है। तो नए केंद्र फर्न प्रजाति के संरक्षण के साथ साथ उसकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य
की पूर्ति करेगा। फिर लिखा है फर्नरी बड़ी संख्या में फर्न प्रजाति का घर है और जिसमें से कुछ राज्य के लिए स्थानिक है और कुछ औषधि महत्व रखते हैं। तो जबकि कुछ खतरे वाली प्रजातियां हैं जो देखभाल और संरक्षण की मांग करती हैं, तो फर्नरी में क्या है, फर्न प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है और जो केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि इस प्राकृतिक परिवेश में देश की पहली ओपन एयर फर्नरी है जो किसी पॉली हाउस शेड हाउस के अंतर्गत नहीं आती, तो रानीखेत फर्नरी में लगभग जो है 120 विभिन्न प्रकार के फर्न है और जो 1800 मीटर तक की ऊंचाई में 4 करोड़ भूमि में फैले हुए हैं। फर्नरी में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट की प्रजातियों का मिश्रण है। ये सुविधा केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन निधि और योजना प्राधिकरण के अंतर्गत उत्तराखंड के अनुसंधान विंग द्वारा 3 वर्ष की अवधि में विकसित की गई है। और फर्न फूल वाली क्या टेरिडोफाइट है, ये सामान्यतः बीजाणुओं का उत्पादन करके प्रजनन करते हैं और इसमें क्या है, जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। तो वैसे आगे लिखा है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। तो इसमें लिखा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 सितंबर 2021 को राजस्थान के एक राष्ट्रीय राजमार्ग का आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का क्या है, उद्घाटन किया है। और इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय NH 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया। तो इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान ने अपना आपातकालीन लैंडिंग की और ये पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 925 का प्रयोग किया गया। तो भारतमाला परियोजना के तहत इस परियोजना की लागत रुपए कितनी है, अभी 765.52 करोड़ रुपीस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने IAF के लिए क्या एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में NH 925 एक सट्टा गंधव खंड के 3 किलोमीटर के खंड को जो है विकसित किया गया है। ये गगरिया बखासर और सट्टा गंधव खंड के नव विकसित 2 लेन पक्के स्ट्रेच का हिस्सा है और जिसकी कुल लंबाई कितनी है 196 किलोमीटर। फिर लिखा है इस परियोजना में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा क्या है, कुंदनपुरा, सिंघानिया और क्या है, बखासर गांव में वायुसेना भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुसार 3 हेलीपैड यानी कि प्रत्येक का आकार कितना होगा 100:30 मीटर होगा का निर्माण किया गया है। और जो देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और सुरक्षा नेटवर्क सुदृढ़ीकरण का बेस है। फिर इसमें लिखा है ड्रोन नियमावली 2021। तो ड्रोन उड़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं। तो गाइस इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए ड्रोन नियम 2021 को पारित किया है और ये मौजूदा मानव रहित विमान प्रणाली नियम की जगह लेगा। और इसमें लिखा है भारत ने 26 अगस्त 2021 को अधिसूचना जो है जारी कर यह जानकारी दी है। तो लिखा है कि सरकार ने 15 जुलाई को नए ड्रोन नियमों को घोषणा की है और 5 अगस्त तक जो है हितधारकों और जो है उद्योगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। फिर लिखा है आप सरकार ने यह नियम मतलब नए नियम को जारी कर दिया गया है जिसमें ड्रोन के संचालन के लिए किसी भी पंजीकरण और लाइसेंस को जारी करने से पहले अब किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जबकि ड्रोन संचालन करने की अनुमति के लिए जो है शुल्क नाममात्र हो गया है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कार्गो डिलीवरी के लिए क्या है ड्रोन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा और यह भी बताया गया है कि भारी पेलोड यानी कि सामान ले जाने वाले नए नियमों के तहत क्या है समाप्त किए गए कुछ अनुमोदनों में यूनिक अधिकृत नंबर और यूनिक प्रोटोटाइप पहचान संख्या अनुरूपता का प्रमाण पत्र हो गया, रखरखाव का प्रमाण पत्र हो गया, ऑपरेटर परमिट हो गया, अनुसंधान और विकास संगठन का जो है प्राधिकरण और दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण प्राधिकरण शामिल है। तो ड्रोन नियम 2021 के तहत क्या है अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि यह अन्य कानून के उल्लंघन के संबंध में जो है दंड पर लागू नहीं होता। फिर लिखा है डिजिटल इकाई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ क्या लिखा है यहाँ पे इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप प्रदर्शित किया जाएगा। फिर लिखा है एयरपोर्ट पैरामीटर मामले
में येलो जोन 45 किलोमीटर से घटकर कितना 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में ग्रीन जोन और 200 फीट तक के क्षेत्र में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा और इससे क्या है, ड्रोन के ट्रांसफ़र और डी पंजीकरण जैसे कामों में भी आसानी हो सकती है। फिर लिखा है नियमों के अनुसार गैर व्यावसायिक उपायों के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए अब किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन और जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा और इसके पालन के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाएगा। तो सभी ड्रोन ट्रैकिंग एंड एग्जाम एक अधिकृत ड्रोन स्कूल द्वारा किए जाएंगे। और फिर DGCA परीक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा और क्या है, ड्रोन स्कूल की निगरानी करेगा, ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा। फिर इसमें लिखा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद और इसके द्वारा अधिकृत प्रमाणन संस्थाओं को सौंपे गए ड्रोन का प्रकार प्रमाणन अनुसंधान और विकास संस्थानों के लिए जो है प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या और पूर्व अनुमति दूरस्थ पायलट लाइसेंस की और जो है आवश्यकता नहीं है। फिर लिखा है ड्रोन के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। फिर इसमें लिखा है कि व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्थाओं को सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली जो है संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। विदेश के 50 श्रेष्ठ हवाई अड्डों में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 45वें स्थान पर। जैसे यहाँ पे लिखा है कि विमान सेवा कंपनी और हवाई अड्डे की रैंकिंग प्रदान करने वाली कौन, स्काई ट्रैक्स ने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो आपका एयरपोर्ट है उसकी रैंकिंग में सुधार करते हुए इसे विश्व के शीर्ष 50 एयरपोर्ट में 45वें स्थान पर कराया है। 2020 में 50वें स्थान की तुलना में इसकी रैंकिंग में 5 अंकों का सुधार। तो दिल्ली हवाई अड्डे इस उपलब्धि को अर्जित करने वाला जो है भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। फिर लिखा है स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में दिल्ली एयरपोर्ट को 50 श्रेष्ठ एयरपोर्ट में जो है लगातार तीसरी वर्ष जो है शामिल किया गया है। फिर स्काई ट्रैक्स की इस रैंकिंग में हैदराबाद एयरपोर्ट को 64वां स्थान दिया गया है, मुंबई एयरपोर्ट 65 और आपका बेंगलुरु एयरपोर्ट 71वां स्थान है। तो इसमें लिखा स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में 5 एयरपोर्ट की बात करें तो दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा, फिर है चांगी हवाई अड्डा और कहाँ पे सिंगापुर में है, उसके बाद है सियोल इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिर है टोक्यो नारिता हवाई अड्डा। फिर इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22। फिर यहाँ पे लिखा गया इस नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय बनाने की दिशा में क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड जो है 2021-22 के पहला जो संस्करण है वो जारी होता है। तो सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय बनाने की दिशा में उक्त सूचकांक और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तकनीकी समर्थन के साथ जो है नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक सहयोगी प्रयास है। ठीक है, जो देश के अपनी तरह का पहला प्रयास होगा। फिर लिखा है सूचकांक पूर्वोत्तर के 8 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के जिले में सतत विकास लक्ष्य और उनसे संबंधित लक्ष्यों के प्रदर्शन को मापता है और उसी आधार पर क्या है जिले को क्रमबद्ध करता है। फिर लिखा है कि ये सूचकांक जो SDG प्राप्त करने की दिशा में क्या है, क्षेत्र और उसके जिले की जो है सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति में क्या है अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो वरीयता क्रम में के लिए निर्धारित किए गए 103 जिलों में से जो है 64 जिले अग्रणी श्रेणी में है और क्या है 93 जिले जो है आपका समग्र अंक और क्रमबद्धता में ठीक कार्य कर रहे श्रेणी में शामिल है। ठीक है, सिक्किम और त्रिपुरा में सभी जिले जो है अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं और आकांक्षी और प्राप्त करता है यानी कि अचीवर श्रेणी में कोई जिला नहीं आता है। फिर पूर्व जो सिक्किम है गाइस उसका अंक लिखा है इस क्षेत्र में पहले स्थान पर है और इसके बाद क्या है गोमती और उत्तरी त्रिपुरा जो है आपका दूसरे स्थान पर है। फिर लिखा है 103 जिलों का स्कोर जो है आपका फिर नागालैंड LNL से लेकर पूर्वी सिक्किम तक फैला 103 जिलों के जो ये रहे आपके इसके बीच में है अंक आपके। फिर लिखा है समग्र स्कोर शीर्ष 10 जिले की बात करते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे 10 जिले के है, फर्स्ट नंबर पे है पूर्वी सिक्किम,
SK। फिर दूसरा है गोमती एंड उत्तरी त्रिपुरा आपका TR, ये सेकंड नंबर पे। फिर लिखा है पश्चिमी त्रिपुरा TR। फिर लिखा है सरचिप है। फिर दक्षिणी सिक्किम है। फिर है उनाकोटी है। फिर आपका है लुंगलेई। फिर आपका है ढलाई सिपाही झाला। फिर दक्षिण त्रिपुरा है। फिर आपका कोलासिब है। फिर गाइस समग्र स्कोर में निरंतर 10 जिले कौन से हैं? तो इसमें लिखा है आपका फर्स्ट नंबर पे लिखा है लोंगलेंग। फिर आपका शियोमी। फिर आपका है ईस्ट केमोंग फैक। और फिर आपका है कामले AR में। फिर इसमें लिखा है नॉर्थ गारो हिल्स ML। फिर इसमें मोन NL। फिर लिखा है ट्यू एन शांग। फिर है क्रोदादी। फिर है जुनहे बोटो। फिर आपका है क्रिफिरे। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है भारत और मालदीव के बीच ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता। तो भारत की आर्थिक मदद से तैयार होने वाली ग्रेटर माल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव के राष्ट्रीय योजना आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय और मुंबई स्थित भारतीय कंपनी एफकॉन्स के बीच जो है समझौते पर हस्ताक्षर कब? 27 अगस्त 2021 को। फिर इसमें लिखा है इस समझौते के तहत क्या है, भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ। इसे मालदीव अब तक की सबसे बड़ी क्या है बुनियादी ढांचा परियोजना है। फिर लिखा है इस परियोजना को भारत से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया है। योजना के तहत 6.7174 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक तैयार किया जाएगा। और ये परियोजना राजधानी माले को निकटवर्ती द्वीप यानी कि कौन सा आपका विलिंगली। फिर आपका है गुलही फालहू। फिर आपका थिलाफुसी से जोड़ेगा। फिर लिखा है उल्लेखनीय है कि इस परियोजना की योजना सितंबर 2019 में भारत के विदेश मंत्री की माले यात्रा के दौरान बनाई गई थी और 2020 में इसमें सहमति बन गई। ठीक है। फिर LOC जो है विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिए जाने वाले एक क्या है सॉफ्ट लोन होता है, और जिसे क्या है ऋणकर्ता सरकार को चुकाना होता है। और लाइन ऑफ क्रेडिट जो है अनुदान नहीं होता है, ये अनुदान नहीं होता है, ये ऋण होता है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य मालगाड़ी परिवहन की शुरुआत। तो इसमें लिखा है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो भारतीय रेलवे और बांग्लादेश रेलवे संयुक्त प्रयासों से क्या है भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है बहाल हुई। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम में मालगाड़ियों का जो है नियमन संचालित शुरू किया है। तो भारतीय रेलवे के पूर्वी सीमांत रेलवे भारत के दामदिम स्टेशन से पत्थरों से लदी पहली मालगाड़ी को बांग्लादेश के 1 अगस्त 2021 में रवाना किया गया। तो कैसे यहाँ पे लिखा है भारत बांग्लादेश के बीच रेलवे संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का हल्दीबाड़ी चिलाहाटी बांग्लादेश रेल लिंक को 17 दिसंबर 2021 को यात्री और माल की आवाजाही के लिए जो है खोल दिया गया है। फिर हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। और वहीं चिलाहाटी से जीरो पॉइंट की दूरी कितनी है? 7.5 किलोमीटर है। फिर लिखा है अभी तक भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले जो 5 लिंक पर संचालन शुरू किया जा चुका है। कौन कौन सी है? आपका है पेट्रापोल भारत, फिर है बोनापोल बांग्लादेश में, फिर दूसरा आपका गाइस गेडे भारत, फिर दर्शन बांग्लादेश, फिर तीसरा है तिंगबाद भारत और रोहनपुर बांग्लादेश, फिर लिखा है राधिकापुर भारत और बिरौल बांग्लादेश, लास्ट है आपका हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी, यही वाली जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें किए गए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को स्वीकृति कब? अगस्त 2021 में प्रदान किए। तो इस संशोधन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए क्या है अक्टूबर 2016 में रवाना के किगाली में जो है आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की जो है 28वीं बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भारत में लागू समय सारणी के अंतर्गत जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को सभी उद्योग हितकारों के साथ जो है आवश्यक परामर्श के बाद जो है 2023 तक तैयार किया जाएगा। और किगाली समझौते के अनुपालन को सुनिश्चित करके जो है HFC के उत्पादन और खपत के उचित नियंत्रण के अनुमति देने के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे में संशोधन और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ हैं उसके नियमों को जो है वर्ष 2023 के मध्य जो है तक नया बनाया जाएगा। फिर इसमें लिखा है भारत अमेरिका में ड्रोन निर्माण को लेकर जो है समझौता। तो भारत और अमेरिका में वायु प्रक्षेपित मानव रहित यान
यानी कि ड्रोन के विकास के लिए जो है समझौता किया गया। इन दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग के विस्तार में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। फिर दरअसल युद्ध में ड्रोन का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है और हवा से संचालित होने वाले ड्रोन का महत्व जो है महत्व आने वाले समय में बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 सितंबर 2021 को क्या है, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ALUAV के लिए परियोजना समझौते पर रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत 30 जुलाई को हस्ताक्षर किया गया। समझौते दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच हुए हैं। मंत्रालय ने इसे भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। फिर लिखा है ALUAV के लिए परियोजना समझौता रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के बीच अनुसंधान है। अनुसंधान, विकास और परीक्षण और मूल्यांकन समझौते ज्ञापन के तहत आता है और जिस पर पहली बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षर किए गए हैं और 2015 में नए सिरे से समीक्षा की गई है। तो इसमें लिखा है कि यह समझौता रक्षा उपकरणों के सह विकास के माध्यम से दोनों राष्ट्रों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय वायुसेना की ओर से असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल नरदेश्वर तिवारी और अमेरिकी वायुसेना के एयर फोर्स सिक्योरिटी असिस्टेंट के निर्देशक कौन है आपका, ब्रिगेडियर जनरल ब्रायन आर बुकबेयर ने किया। ठीक है, इस परियोजना समझौते में वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच एक ALUAV प्रोटोटाइप को सह विकसित करने के लिए प्रणाली के डिज़ाइन, विकास, प्रदर्शन, परीक्षण और मूल्यांकन की दिशा में सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। फिर समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या, सहयोगी प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी आदान प्रदान को बढ़ावा देने और भारतीय और अमेरिकी सेना बलों के बीच भविष्य की प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन और सह विकास के अवसरों के लिए क्या है, नेतृत्व का सतत ध्यान जो है आकर्षित करना। फिर लिखा है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी। इसमें लिखा है इस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के में पास हुए OBC संशोधन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की और इसके बाद क्या है, यह बिल कानून बन गया और ये अब राज्य OBC जातियों की सूची तैयार कर सकेंगे। 11 अगस्त को जो है राज्यसभा और 10 अगस्त को लोकसभा में ये पिछड़ा जो OBC से संबंधित 127वां जो है संविधान संशोधन बिल 2/3 बहुमत से पारित हुआ। तो संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 127वां संविधान संशोधन विधेयक फिर से संख्या अंकित करने के बाद 105वां क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। फिर इसमें लिखा है संशोधन में अनुच्छेद 342A का खंड 3 जोड़ने का भी प्रस्ताव है, जो स्पष्ट करता है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए क्या है SEBC की पहचान करने और निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी और ऐसी सूची केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। तो गाइस जो हमने दृष्टि 2021 पढ़ा था ना, तो उसमें ये नहीं था। फिर इसमें लिखा है कि इस 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिसूचित होने के केंद्र के साथ साथ क्या है, राज्यों को भी पिछड़ी जाति की सूची तैयार करने का अधिकार एक बार पुनः प्राप्त हो गया। फिर इसमें लिखा है पूर्व वर्षों में केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि क्षेत्रों दोनों ही OBC की अलग अलग सूची बनाते रहते थे, किंतु अब क्या है 2018 में से क्या है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को ही यह अधिकार दिया गया था। फिर लिखा इस संविधान संशोधन के हवाले से जो सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मराठों को OBC में शामिल कर आरक्षण प्रदान करने के राज्य सरकार के फैसले पर क्या है रोक लगा दी थी। 102वां संविधान संशोधन के चलते क्या है, हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल और कर्नाटका में लिंगायत समुदाय को OBC की श्रेणी में से संबंधित राज्य सरकार शामिल नहीं कर पा रही थी। फिर लिखा है इसमें संसद द्वारा पारित किए गए 105वें संविधान संशोधन के चलते विभिन्न जातियों को राज्य सरकार अपने राज्य की परिस्थिति के अनुरूप क्या है OBC श्रेणी में डाल सकेगी और इससे इन जातियों के लिए भी आरक्षण हेतु जो है मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। फिर लिखा है इन्हें आरक्षण प्रदान करने के मार्ग में आरक्षण की अधिकतम जो सीमा है वो 50% ही रहने की जो बाधा है अभी जो है पूर्ववत बरकरार है और इस सीमा को भी समाप्त किए जाने की मांग विभिन्न राज्यों द्वारा चल रही है कि 50% ना रखा जाए, इसे कम या ज़्यादा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो गैस यहाँ पे लिखा है आपका शिक्षक पर्व 2021। तो इसमें लिखा है मोदी जी ने 7 सितंबर 2021 को क्या है शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ये जो उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। तो शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्या है? क्वालिटी सस्टेनेबल स्कूल एंड लर्निंग फॉर स्कूल इन इंडिया। ठीक है, और यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया गया। तो शिक्षक पर्व 2021 का उद्देश्य क्या है? न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता और समावेशी प्रथाओं और क्या है स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। फिर गाइस आपका नेक्स्ट है आपका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NEP 2021 के तहत 5 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ किया। कौन सी है? भारतीय संकेतक भाषा कोष, फिर लिखा है आपका टॉकिंग बुक्स, फिर CBSE का स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्या लिखा है असेसमेंट फ्रेमवर्क, फिर लिखा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा 3.0 और विद्यांजलि पोर्टल। फिर इसमें लिखा है पराना पोर्टल का शुभारंभ। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव ने देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए 7 सितंबर 2021 को पराना नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइस पराना का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। फिर लिखा है पोर्टल क्या है? parana.cpcb.gov.in। तो शहर की हवाई कार्य योजना की कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने में सहायता करेगा। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP के तहत आने वाले शहरों को जो है कवर किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित भारत का पहला जो है कार्यात्मक स्मॉग टावर भी देश को समर्पित किया है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर। तो इसमें लिखा है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन 7 सितंबर 2021 को किया गया। तो टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पहल पर क्या है ट्रांसपोर्ट चेक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। ये देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है जो लगभग जो है 500 मीटर के दायरे में फैला हुआ है और 24 मीटर ऊंचा है। और ये एयर प्यूरिफायर टावर आसपास के वातावरण की 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। फिर IIT हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन। तो इसमें लिखा है यहाँ पे कि इसमें लिखा है कृषि कचरे से जैव ईंट से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में सितंबर 2021 में किया गया। ये भवन जो है धातु के ढांचे द्वारा समर्पित जैव ईंटों से बनाया गया है। गर्मी को कम करने के लिए इस भवन की छत को PVC सीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। ये सामग्री की ताकत और बहुमुखी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए बोल्ड यूनिट आइडिया लीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गार्ड कैबिन का एक प्रोटोटाइप IIT हैदराबाद द्वारा आवंटित स्थान में डिजाइन एंड स्थापित किया गया है। फिर है नमूना भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंट से बना है। और फिर लिखा है जैव ईंट को बारिश से बचाने के लिए क्या है अंदर और बाहर दोनों दीवारों पर क्या सीमेंट का प्लास्टर किया गया। फिर लिखा है भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में जो है पाक की खाड़ी में उत्तरी भारत में भारत का पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। 3 सितंबर 2021 को इसकी जो है घोषणा की गई है। फिर ड्यूगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि WII के अनुसार अनुमान के अनुसार इस समय केवल 200 से लेकर 250 ड्यूगोंग बचे हैं और जिसमें से 150 जो है तमिलनाडु में पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। तो ड्यूगोंग जिसे समुद्री गाय कहा जाता है एक शाकाहारी स्तनपायी है और ये 3 मीटर लंबे और 300 ग्राम वजनी होते हैं और इसकी जो है आयु कितनी है 25 वर्ष के लगभग होती है। और ये जो है समुद्री घास चरते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। फिर लेकर ड्यूगोंग की IUCN रेड लिस्ट में जो है ऑफ थ्रेटेड स्पीस के रूप में वैसे सूचीबद्ध किया गया है। फिर प्रस्तावित अभ्यारण्य यानी कि कौन सा है आदिराम पट्टेनम से अमापट्टेनम तक जो है पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। और रिजर्व 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में को कवर करता है। फिर समुद्री जीव विज्ञानी और संरक्षणवादियों ने लंबे समय से एक रिजर्व की मांग की थी। फिर लिखा है आयुष मंत्रालय का आयुष आपके द्वारा अभियान। तो गाइस आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में जो है 45 से अधिक स्थानों को 3 सितंबर 2021 को आयुष आपके द्वारा नामक एक अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य क्या है
कि वर्ष में 75 लाख घरों को औषधि पौधों को वितरित करना। फिर लिखा इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से किया है और इस दौरान उन्होंने नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित किए हैं। तो लिखा है वितरित किए जा रहे औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला शामिल है। तो इस अभियान के तहत क्या एक वर्ष में 75,000 हेक्टेयर में क्या औषधि पौधे की खेती करने का प्रस्ताव है। तो गाइस नेक्स्ट है किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण। बाल संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 अगस्त 2021 को किशोर न्याय संशोधन 2021 को स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक को जो है 29 जुलाई 2021 को संसद द्वारा जो है पारित किया जाएगा। तो इस विधेयक के पारित किया गया था, ठीक है। इस विधेयक के द्वारा क्या है किशोर न्याय देखभाल बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन जो बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मजबूत करने और उन्हें जो है कारगर बनाने का प्रयास करता है। तो संशोधन के मुख्य बिंदु क्या संशोधन के मामले के तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार है। जिला मजिस्ट्रेट को और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारू क्रियान्वयन का भी अधिकार दिया गया है और जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किया जा सके। फिर संशोधन में किशोर न्याय अधिनियम को लागू करने हेतु जिम्मेदार एजेंसियों के कामकाज की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। तो इसके अनुसार क्या है जब जिला मजिस्ट्रेट बच्चों के लिए आश्रय गृह स्थापित करने हेतु क्या है भेजे गए पंजीकरण प्रस्तावों का आकलन कर सकेंगे जिला बाल संरक्षण इकाई प्रस्तावों का आकलन कर सकेगी। फिर लिखा है जिला बाल संरक्षण इकाई भी जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करेगी। तो संशोधन की CWF यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी सदस्यों की नियुक्ति संबंधी योग्यता मानदंड को परिभाषित करने और पहले से अनिर्धारित अपराधों को गंभीर अपराध के रूप में वर्गीकृत करने की बात कही गई है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2020 को प्रस्तावित किया और इस अधिनियम जो अधिनियम है वो 15 जनवरी 2016 में लागू हुआ। फिर लिखा है ये जघन्य अपराधों में शामिल कानून का उल्लंघन करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों को वयस्क मानकर क्या मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। फिर कैसे आगे बढ़ते हैं दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित हो गया। तो इसमें लिखा राज्यसभा ने दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 3 अगस्त 2021 को पारित किया और लोकसभा ने 28 जुलाई 2021 को इसको पारित कर दिया। फिर लिखा है कि यह विधेयक दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन जो है अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा और इसमें क्या है 4 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित किया गया था। फिर कहते हैं यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ये विधेयक जो दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन हेतु लाया गया है और ये छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने और व्यापार करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए दिवालियापन और दिवाला को समय पर हल करने हेतु समाधान प्रस्तुत करता है। फिर इसके अंतर्गत छोटी और मझली इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। फिर लिखा ये संशोधन विधेयक जो आपका MSME के लिए क्या है एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करेगा जिसे प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाएगा। इसके तहत क्या है इस अधिकृत प्रतिनिधि को पहचान और चयन सार्वजनिक घोषणा और संबंधित पक्ष के दावे मसौदे की जानकारी कर्जदाता समिति की बैठक करने विवाद निपटारे योजना का आमंत्रण। फिर लिखा है मूल विवाद निपटारा और सबसे अच्छे विवाद निपटारे के बीच प्रतिस्पर्धा और कॉर्पोरेट कर्जदार के साथ विवाद निपटान पेशेवरों के साथ प्रबंधन और जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर कैसे आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा भारत बना प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश। तो प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैकेट लॉन्च करने वाला भारत जो है एशिया का पहला देश बना। तो भारतीय उद्योग परिषद द्वारा आयोजित 16वें
सस्टेनेबिलिटी सिस्टम में भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा 3 सितंबर 2021 को इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। फिर नए प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ की एक संयुक्त पहल है जो एक ऐसी दुनिया के निर्माण की कल्पना करता है जहाँ प्लास्टिक को महत्व दिया जाता है और इसके पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है। इसमें लिखा है कि ये समझौता 2030 तक व्यवसायों को प्लास्टिक के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करने का लक्ष्य रखता है। फिर इस पहल को यूके रिसर्च एंड इनोवेशन और WRAP यूके में स्थित एक वैश्विक NGO द्वारा समर्थन प्राप्त है और साथ ही भारत में ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा ये समर्थित है। बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए CATS मान्यता, मतलब कि 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भारत के 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर्स स्टैंडर्ड्स मान्यता प्रदान की गई। तो इसमें कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स को टाइगर रेंज देशों के वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघ व संरक्षित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। तो वर्तमान में 13 टाइगर रिजर्व देश हैं भारत। कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड एंड वियतनाम। CATS विभिन्न मानदंडों का एक क्या है सेट है जो बाघ से जुड़े इस बात को जानने का अवसर प्रदान करता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल परीक्षण जो है संभव हो रहा है। तो इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें लिखा है ग्लोबल टाइगर फोरम बाघ संरक्षण पर काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया भारत में जो है CATS मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 2 कार्यान्वयन भागीदार हैं। ठीक है, इसमें तो 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें आप CATS की मान्यता दी गई है वो इस प्रकार है। कौन सा? असम के मानस, काजीरंगा एंड ओरांग टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में आपका पेंच टाइगर रिजर्व हो गया। फिर आपका बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व। केरल में आपका परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। कर्नाटका में आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु में मुदुमलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। फिर इसमें लिखा है GI प्रमाणित भालिया गेहूं का निर्यात। हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि GI प्रमाणित GI प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप जो है गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। तो गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई 2011 में GI प्रमाणीकरण जो है प्राप्त हुआ था और गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक है और ये स्वाद में मीठा होता है और ये फसल जो है मुख्य तौर पर गुजरात के भाले क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसे अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच जिले शामिल हैं। फिर लिखा है कि ये किस्म बिना सिंचाई के रेन शेड पारिस्थितिकी में उगाई जाती है। फिर इसके लिखा है जो आपका GI होता है यानी कि भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का विशिष्ट संकेतक है जिसका उपयोग क्या है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न किसी विशिष्ट विशेषता वाले सामान की पहचान करने हेतु किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या है कृषि, प्राकृतिक विनिर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। फिर गैस इसमें लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणा। तो इसमें लिखा है मोदी जी ने क्या है 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं की है और क्या क्या करी है। जैसे पहला इसमें लिखा है विद्या प्रवेश यानी गांव में प्ले स्कूल। तो प्ले आधारित स्कूल जो है शिक्षा मॉडल के अंतर्गत विद्या प्रवेश योजना ग्रेड 1 से जो है 3 माह का कोर्स है और ये अर्ली लर्निंग आउटकम पर आधारित है और प्ले स्कूल की अवधारणा गाँव तक पहुँचाने का लक्ष्य है। फिर यहाँ पे लिखा है योग्यता आधारित जो है मूल्यांकन। तो आपका लिखा है CBSE स्कूल के ग्रेड 3, 5 और 8
के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन प्रणाली। तो ये सत्र 2021 से लागू होगी। फिर लिखा है निष्ठा 2.0 शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण। तो लिखा है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु निष्ठा 2.0 कार्यक्रम का प्रारंभ। इससे पहले क्या है 10 लाख शिक्षकों को तकनीकी आधारित जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर लिखा है सांकेतिक भाषा को विषयों का दर्जा। तो गाइस ये जो है ना हमने जो दृष्टि 2021 पढ़ी थी उसमें नहीं था। इसमें लिखा है भारतीय सांकेतिक भाषाओं के को विषय का जो है दर्जा दिया जाएगा और छात्र इसे क्या है छात्र इसे भाषा के रूप में पढ़ पाएंगे। फिर देश में 3 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सांकेतिक भाषा की आवश्यकता होती है, जिससे इनकी जो है कठिनाइयाँ दूर होंगी। फिर इसमें लिखा है 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग, 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज और 5 जो है भारतीय भाषा यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है प्रारंभ करेंगे और इंजीनियरिंग के कोर्स का दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए क्या है एक टूल भी विकसित किया जाएगा। फिर इसमें लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट। तो आर्टिफिशियल AI है, AI की एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जिससे छात्र AI आधारित विषय और जो है आधारित जो विषय है वह पढ़ाई के बारे में जान सकेंगे। फिर इसमें लिखा है राजस्थान का चौथा और भारत का 52nd टाइगर रिजर्व। तो इसमें लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के बूंदी जिले में कौन सा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या है चौथा टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी। तो ये क्या है रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद चौथे नंबर पे आता है और भारत मतलब पूरे देश में कितने 52वें स्थान पे आता है। फिर लिखा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है पूर्वोत्तर में सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ कोटा के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा इसे बाघ गलियारे के रूप में विकसित किया गया है। फिर 1017 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे भीलवाड़ा के 2 वन खंड और बूंदी के क्षेत्रीय वन ब्लॉक और इंदरगढ़ शामिल है, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत आते हैं। इसमें लिखा है प्रस्तावित टाइगर रिजर्व 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों को जानवरों के लिए क्या एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में छोड़ दिया जाएगा, जबकि शेष एक बफर जोन होगा। तो गाइस यहाँ लिखा है कि 2018 की बाघ गणना के अनुसार जो है राज्य के 3 टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में क्या है 102 बाघ हैं। और इसमें लिखा है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। इसमें 252.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला। भारत के 35वां बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो WWF है और संयुक्त राष्ट्र मतलब UNEP द्वारा जो है 8 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट ए फ्यूचर फॉर ऑल अ नीड फॉर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस के अनुसार जो है वर्तमान में भारत के 35 बाघ क्षेत्र यानी कि जो टाइगर रेंजेस है उसको संरक्षित क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। फिर रिपोर्ट में बढ़ते मानव वन जीव संघर्ष पर अध्ययन किया गया है और समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र जो है वैश्विक स्तर पर केवल 9.67% को कवर करते हैं। इसमें क्या है इसमें से अधिकांश संरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं और कई प्रजातियां अपने जो है इस अस्तित्व के लिए मानव प्रभुत्व वाले स्थानों और साझा परिदृश्य पर जो है निर्भर है। फिर लिखा है संरक्षित क्षेत्र प्रमुख प्रजातियों जैसे बड़े शिकार करने वाले जानवरों और शहरी जीवों के अस्तित्व के लिए तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत के बाघों के अलावा जो है 40% जो है अफ्रीकी शेर क्षेत्र और 70% जो है अफ्रीकी और एशियाई हाथी जो है क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर। फिर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक जो है संसद में पारित हो गया। तो इसमें लिखा है फसलों का जो है उचित प्रबंधन कर। ठीक है, तो गाइस यहाँ लिखा है फसलों का उचित प्रबंधन कर कृषि के विकास के उद्देश्य से 2019 में लाया गया राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक तो संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। राज्यसभा के गत बजट सत्र में ही पारित इस विधेयक को लोकसभा में कब 26 जुलाई जो है 2021 को पारित कर दिया गया। तो फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता और प्रबंधन के संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया था। तो ऐसे 2 संस्थान वर्तमान में हरियाणा में कुंडली में और कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और यहाँ पे लिखा है एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट तथा तमिलनाडु के तंजावुर में कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFTP स्थित है। फिर लिखा है विधेयक के अधिनियमित होने से इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जा सकेगा और इससे क्या है, इन संस्थानों को अधिक केंद्रीय सहायता के साथ साथ अधिक जो है स्वायत्ता भी प्राप्त होगी। फिर लिखा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन। तो देश में होम्योपैथिक शिक्षा के विनियमन और इस क्षेत्र में नियामक सुधार के लिए होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद के साथ एक नए राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के गठन जो है सरकार ने जुलाई 2021 में कर दिया। ठीक है, अब इसमें लिखा है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इस होम्योपैथी के चेयरमैन रहे इन होम्योपैथी के चेयरमैन रहे डॉक्टर अनिल खुराना को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया। फिर होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन के लिए क्या होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेने के लिए होम्योपैथी अधिनियम 2020 सितंबर 2020 में पारित किया गया और इसके तहत क्या है, इसके तहत ही राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन अब जुलाई 2021 में किया गया है। फिर लिखा है ये आयोग ही अब देश में होम्योपैथी चिकित्सा व इसके संस्थानों एवं पेशेवरों आदि के संबंध में नीतियों और दिशा निर्देश का निर्धारण करेगी। होम्योपैथी चिकित्सा के संबंध में अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड्स में समन्वय का कार्य भी यह आयोग करेगा। फिर होम्योपैथी चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता सह प्रवेश परीक्षा तथा होम्योपैथी के शिक्षकों की पात्रता हेतु होम्योपैथी स्नातकों के लिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। फिर होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नवीन चिकित्सीय अनुसंधान को बढ़ावा देने, उच्च स्तरीय मेडिकल प्रोफेशनल्स उपलब्ध कराने और चिकित्सीय संस्थानों को समय समय पर मूल्यांकन करना आदि भी इस आयोग का दायित्व में शामिल है। फिर लिखा है नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 2021 को नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को क्या है स्वीकृति प्रदान करी और ये क्या बन जाता है 30 अगस्त 2021 को क्या है मतलब ये विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर लिखा है ये इस विधेयक के द्वारा क्या है नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की जो धारा 4 है उसमें संशोधन किया गया। इसके द्वारा नारियल विकास बोर्ड के गैर कार्यकारी निदेशक बनाया गया है और इसमें क्या है एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के पद का सृजन किया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और CEO के कर्तव्य वेतन और भत्ते जो है केंद्र सरकार जो है निर्दिष्ट करेगी। ठीक है, और इस संशोधन के बाद क्या है बोर्ड के सदस्यों की संख्या जो 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। विधेयक के द्वारा जो है बोर्ड में एक पदेन सदस्य शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है और ये सदस्य जो है केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव का स्तर का जो है अधिकारी होगा और जो कि बागबानी एकीकृत विकास मिशन का प्रभारी होगा। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तथा धोलावीरा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल। तो यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा कालीन धोलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में क्या है जुलाई 2021 में शामिल किया है। बस ये आखिरी टॉपिक है, इसको करने के बाद वीडियो को करते हैं ख़त्म। फिर यहाँ पे लिखा है विश्व विरासत समिति के 44वें सत्र की बैठक में चीन की मेजबानी में क्या 16 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच संपन्न हुई है। तो वर्चुअल तरीके से संपन्न इस बैठक में भारत के दो स्थलों को विभिन्न देशों के कुल 34 स्थलों को इस जो है वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो तेलंगाना के 800 वर्ष पुराने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रंपा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक के दौरान निर्मित भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। तो इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति कौन रेचारला रुद्र द्वारा कराया गया था और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के साथ ही हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थल में से एक धोलावीरा को भी विश्व विरासत धरोहर मतलब स्थलों की सूची में यूनेस्को ने 27 जुलाई 2021 को शामिल किया। धोलावीरा कच्छ के रण में स्थित नमक के विशाल मैदानों से घिरा है और इसके प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष स्थित हैं इसमें। ठीक है, और ये भारत का जो है
40वां विश्व धरोहर स्थल है। फिर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला तेलंगाना का पहला स्थल है। वही धोलावीरा गुजरात का चौथा स्थल है। ठीक है, तो विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। तो अन्य शेष 3 कौन कौन से हैं? चंपानेर, आपका रानी का वाव, और जो कि पाटन में, और फिर है अहमदाबाद शहर। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर 3 श्रेणियाँ कौन सी? सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत, मिश्रित विरासत में वर्गीकृत है। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धोलावीरा जो है सांस्कृतिक विरासत में आया है। तो इसमें लिखा है, इसमें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। और इसमें जो है 32 सांस्कृतिक है और आपकी 7 प्राकृतिक हैं और आपका एक जो है मिश्रित स्थल की श्रेणी में है। फिर यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की जुलाई 2021 में बैठक में भारत के उपयुक्त 2 स्थल सहित जो है विभिन्न देशों के 34 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें जो है आपका 29 जो है सांस्कृतिक स्थल में, 5 जो है प्राकृतिक में। फिर लिखा है, इसमें यूनेस्को की विरासत विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 1154 है, जिसमें 897 स्थल जो है सांस्कृतिक स्थल है और 218 जो है प्राकृतिक है और 39 जो है स्थल आपके मिश्रित स्थलों की श्रेणी में है। फिर इसमें लिखा है 167 जो आपके सर्वाधिक 167 विभिन्न देशों में स्थित इन स्थलों में सर्वाधिक जो है 85 स्थल इटली के और 56 जो है आपके चीन के। तो 50 और जर्मनी के 51 है, स्पेन और फ्रांस के 49 है और भारत के 40 है, मैक्सिको के 35 स्थल इसमें शामिल हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। धन्यवाद।